नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना को लेकर देश भर में राज्यों की सरकारें कभी छाती पीट रही हैं और कभी बड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इन बड़ी बातों के बावजूद और उनके छाती पीटने के बावजूद देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और उसके साथ साथ मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। हालांकि सरकार ये बार कह रही है कि जो मौत की संख्या है वो अभी भी भारत में बहुत कम है। ये कहा जा रहा है कि अब तो संख्या घटकर करीब 2.8% यानी 100 में से 3 से भी कम लोगों की मौत हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर ज़रा अलग तरह से बात करनी पड़ेगी। जब मैंने कुछ डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा कि सच्चाई ये भी है कि अब अस्पतालों में आने वाले बहुत सारे जो रोगी हैं उनका कोरोना का टेस्ट ही नहीं हो रहा है, और टेस्ट हो भी रहा है तो 2-2, 3-3 दिनों के बाद रिपोर्ट आते हैं। इस बीच अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसको कोरोना डेथ के रूप में दर्ज ही नहीं किया जाता है। खैर, मैं अभी इन बातों पर ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहता। मैं सिर्फ एक तथ्य की तरफ आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वो तथ्य ये है कि करीब 2.5 महीने पहले जब 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और अब तक ये हर राज्य में, ज़्यादातर राज्यों में दिखाई दे रहा है और केंद्र के स्तर पर दिखाई दे रहा है कि दरअसल सरकारों ने इस महामारी को लेकर कोई महत्वपूर्ण तैयारी की ही नहीं। अब ये बातें सामने आ रही हैं। अब ये बातें बहुत साफ होने लगी हैं कि जो तैयारी की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। तैयारी होनी थी कि अस्पतालों में बेड बढ़ाए जाए, लेकिन बेड का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सोने की जगह या पड़े रहने की जगह बना दी जाए। इस बात की ज़रूरत थी कि उसमें जो बेड हैं उन पर मिनिमम ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, और वेंटिलेटर तो हो जाए तो और भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। लेकिन ये जो तमाशा हो रहा है देश भर में कि स्टेडियम में या कहीं किसी बारात घर में कोरोना का हॉस्पिटल बना दो, वहाँ मिल क्या रहा है, हो क्या रहा है? क्या वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था है? क्या आईसीयू में जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए उनकी व्यवस्था है? नहीं है। यहाँ तक कि डॉक्टरों की कमी भी दिखाई देने लगी है, और ये इसलिए हो रहा है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक कोरोना टास्क फोर्स बनाने में असफल रही। अब मैं ये बताता हूँ कि किस तरह से। दरअसल काफ़ी पहले से ये तय हो गया था कि भारत जैसे बड़े देश में कोरोना का पीक सभी राज्यों में एक साथ नहीं आएगा। जैसे कि इस समय हम देख रहे हैं कि 4 राज्यों में ख़ास तौर पर केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है और दिल्ली है। इन 4 राज्यों में केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जुलाई तक जो है इनमें पीक आ जाएगा, यानी मैक्सिमम नंबर में लोग जो हैं वो संक्रमित होंगे। उसके पीछे जो और कई राज्य दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हरियाणा दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, बिहार दिखाई दे रहा है, पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा है, उधर असम में भी स्थितियां आ सकती हैं। इस तरह की आशंका की जा रही है। तो राष्ट्रीय स्तर पे अगर एक टास्क फोर्स बनाया गया होता तो आज अगर दिल्ली में, महाराष्ट्र में डॉक्टरों की कमी पड़ रही है या फिर गुजरात में कमी पड़ रही है, तो इन राज्यों में, दूसरे राज्यों से, जिन राज्यों में पीक अभी दूर दिखाई दे रहा है, डॉक्टरों को बुलाया जा सकता था और वो यहाँ पर मदद कर सकते थे, लेकिन ये नहीं किया गया। स्थिति यह है कि हर राज्य अपने ही डॉक्टर और अपने ही संसाधनों से किसी तरह से निपटने में लगा हुआ दिखाई दे रहा है, और इसलिए ऐसा दिख रहा है कि जो सरकार के स्तर पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए या आईसीएमआर के स्तर पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो कहीं नहीं है। कुछ आदेश पारित किए जाते हैं, रोज़ नए नियम नया नियम जारी कर दिया जाता है। डीएम अलग से गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं। अदालत ने भी उस पर आपत्ति की। नोएडा के डीएम ने कुछ अलग गाइडलाइन इशू कर दिए जो कंपनियां खुली हैं उनके लिए, और कोर्ट को कहना पड़ा कि आप जो है जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन इशू की है उससे अलग कोई गाइडलाइन नहीं बना सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि टास्क फोर्स क्यों नहीं बनाया गया, और ये सवाल मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि जब आप
ताली बजवा रहे थे, थाली बजवा रहे थे, दिए जलवा रहे थे, क्या उतना ही काम है एक प्रधानमंत्री का? क्या प्रधानमंत्री का सिर्फ इतना ही काम है कि कुछ दिनों तक आपने केंद्र के नियंत्रण में सभी राज्यों में एक तरह से लॉकडाउन किया जबकि ज़रूरत नहीं थी, और उसके बाद अब जो है आपने सभी राज्यों को उनके भरोसे छोड़ दिया है? और ये बात बहुत साफ है कि ज़्यादातर राज्य जो हैं इस तरह की महामारी से निपटने में सक्षम नहीं हैं। उनके पास वेंटिलेटर नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन देने की मशीन नहीं है। सरकार कहती है कि केवल गंभीर रोगियों को अस्पतालों में भर्ती किया जाए। अब गंभीर, मैंने जब डॉक्टरों से बात की कि गंभीर का मतलब क्या है, तो उनका कहना है कि आप लगभग समझ लीजिए कि आईसीयू में रखे जाने लायक मरीज, और वहाँ जो सबसे पहली ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की होती है, तो ऑक्सीजन है नहीं। वेंटिलेटर की भी ज़रूरत होती है, वो भी बहुत कम है। अभी मैं गाज़ियाबाद की रिपोर्ट देख रहा था, एक अस्पताल में 8 वेंटिलेटर हैं और 8 ख़राब पड़े हुए हैं। कब ठीक कराया जाएगा? योगी जी ने बहुत लाठियाँ चलवाई जो मज़दूर जा रहे थे घर। कुछ अच्छा काम भी किया कि बसों से अपने छात्रों को राजस्थान से घर तक ले आए, कुछ मज़दूरों को भी छुड़वा दिया, बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन ये जो वेंटिलेटर्स जो हैं, जो ख़राब पड़े हुए हैं, उनको ठीक कब कराया जाएगा, या उनकी जगह नया कब आएगा? कितने वेंटिलेटर खरीदे गए? मुझे ध्यान में है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि वो भारत को 1000 वेंटिलेटर देंगे। क्या वो आ गए देश में? कहाँ है वो? नतीजा ये है कि हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। दिल्ली का उदाहरण ले लें तो आज भी जो है वो एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, एक हाई कोर्ट में भी आया, और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नोट किया कि दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में स्थिति जो है बहुत गंभीर होती जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोट किया कि दिल्ली जैसे राज्य में भी टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। कुछ दिनों पहले तक दिल्ली में 7000 लोगों की टेस्टिंग रोज़ हो रही थी, अब वो घटकर 5000 हो गई है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में टेस्टिंग थोड़ी बढ़ी है, चेन्नई में और मुंबई में दोनों में, और वहाँ 16000 से बढ़ाकर 17000 किया गया है। तो आखिर दिल्ली में टेस्टिंग क्यों कम हो गई? यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने जिन प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना के इलाज के लिए नामित किया है, यानी कहा है कि ये लोग जो हैं कोरोना का इलाज कर सकते हैं, उनमें 6-7 दिन पहले जो है अचानक एक आदेश दिया गया कि ये लोग बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं, टेस्टिंग बंद होनी चाहिए। उन अस्पतालों के डॉक्टरों से कुछ डॉक्टरों से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि असल में ये बात नहीं है, सरकार चाहती नहीं है कि टेस्टिंग के बाद जो है वो कोरोना की संख्या बढ़े, और जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो अगर कोई पॉजिटिव है तो हमको पॉजिटिव दिखाना पड़ रहा है। ये मामला भी दिल्ली हाई कोर्ट में गया, इस पर हम बात करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि टेस्ट के जो प्रोसीजर है वो अचानक बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक बना दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको जो है सरल बनाइए। और अगर हम आंकड़े देखें तो इस समय जो है दिल्ली में 34,687 केस हैं। दिल्ली करीब दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र इस समय पहले नंबर पर पहुंच गया है। और 1085 लोगों की मौत की बात की जा रही है। हालांकि पंजाबी बाग के शमशान का एक वीडियो घूम रहा है जिसमें एक साथ कई चिताएं जल रही हैं। जाहिर सी बात है कि काफ़ी मौतें हो रही हैं। और मैं इस बात को डॉक्टरों से बातचीत के आधार पर कह सकता हूं कि दूसरी बीमारियों के लोग भी काफ़ी संख्या में मरने लगे हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने तक उनका केयर ही नहीं किया गया। किसी को अगर कैंसर है, उसको जो उचित इलाज मिलना चाहिए वो नहीं मिला। कुछ समय तक तो जो अस्पताल थे, प्राइवेट अस्पताल ख़ास तौर पे, वो ठप थे, और जो बड़े अस्पताल दिल्ली जैसे शहर में हैं उनको कोरोना अस्पताल में बदल दिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि जब अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं होगा तो ऐसे रोगियों की स्थिति ख़राब हो जाएगी। तो बहुत तरह के रोगियों की स्थिति ख़राब हुई है। अब जो इवन केंद्र सरकार ने ये कहा है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश में आईसीयू और वेंटिलेटर जो है कम पड़ जाएंगे। और ये बात जो है कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा ने जो उन्होंने राज्यों के अधिकारियों के साथ जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की उसमें कहा है। क्या कर रहे थे आप इतने समय से? ऑक्सीजन तो ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इंपोर्ट करना है। भारत में ही ऑक्सीजन के देने की व्यवस्था के लिए जो सिलेंडर्स हैं वो बन सकते हैं।
अगर ज़रूरत थी तो 2.5 महीने में इंपोर्ट भी किया जा सकता था। प्रेशर के साथ ऑक्सीजन देने के लिए कंसंट्रेटर की ज़रूरत होती है, वो भी आ सकता था, वो भी नहीं आया। तो कहाँ है वो सब? क्या हो रहा था 2.5 महीने से? ये इसका जवाब राज्यों की सरकारों के साथ साथ देश की सरकार को भी देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की थी। उन्होंने ताली बजाने के लिए और थाली बजाने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 9 दिए जो है 9 मिनट के लिए जलाओ। तो ये टोटके से तो कोरोना ठीक नहीं होगा। ये मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि कोरोना उतना जानलेवा नहीं है जितना कि इसको बताया जा रहा है सब लोगों के लिए, युवा वर्ग के लिए खास तौर पे। लेकिन उनके भीतर एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, फोबिया है, डरे हुए हैं, और डर के कारण वो अस्पतालों में भाग रहे हैं। बहुत सारे लोगों की मौत डर से भी हो रही होगी। कोरोना हुआ तो फिर मेरा जीवन खतरे में है। इस फोबिया को जो है वो भी सरकार दूर करने में अक्षम रही, क्योंकि दरअसल सरकार कोरोना के नाम पर खुद ही एक आतंक फैला रही थी। मजदूरों को सड़कों पर पीटा जा रहा था। तब किसी सरकार को कोई चिंता नहीं थी कि जो ज़रूरत की चीज़ है, यानी आईसीयू के बेड को बढ़ाया जाए, वो नहीं किया गया। एक और बात हुई है, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा जो प्राइवेट अस्पताल हैं जिनमें कोरोना के इलाज की अनुमति दी गई है, उनमें कोरोना के टेस्ट की अनुमति दे दी। ये बड़ी विचित्र बात है कि आप कोरोना का इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन आप उनका टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा देखिए आईसीएमआर का और भारत सरकार का एक प्रोटोकॉल है जो कहता है कि जो भी रोगी, अगर वो कोरोना का पेशेंट नहीं है, वो कैंसर का भी है, किसी और बीमारी का भी है, जब वो अस्पताल में आता है तो भर्ती करने से पहले उसका कोरोना का टेस्ट किया जाना चाहिए। अब कोरोना का टेस्ट कैसे करें अस्पताल? आपने तो बंद कर दिया, उनको टेस्ट करने की अनुमति ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो टेस्ट ही नहीं करेंगे। टेस्ट नहीं करेंगे तो वो कैंसर का पेशेंट भी है, उसको भर्ती कैसे करेंगे? तो वो कहीं और जाए, वहाँ से टेस्ट करा करके आए, इसमें 2-3-4 दिन और लग जाते हैं, और बहुत सारे क्रिटिकल जो पेशेंट्स हैं उनकी मौत भी हो सकती है। ये अच्छी बात हुई कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आईसीएमआर के गाइडलाइंस को आप पूरा करते हो, अगर आपको कोरोना के इलाज की अनुमति मिली हुई है तो आप टेस्ट करो। इससे बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि वहाँ पर टेस्ट की ऐसी सुविधा है कि करीब करीब 2 घंटे में जो है वो रिज़ल्ट मिल जाता है। तो ये पता चल जाता है कि किसी मरीज़ को जो है वो सामान्य वार्ड में भर्ती किया जाए या कोरोना वार्ड में भर्ती किया जाए। क्योंकि अगर कोई कैंसर का भी पेशेंट है और अगर उसको कोरोना है तो उसको बाकी पेशेंट से अलग भर्ती करना होगा, क्योंकि उसका इलाज जो होगा वो कोरोना और कैंसर का एक साथ चलेगा। ये डॉक्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये दिखाई देती है कि केंद्र की सरकार ने और राज्यों की सरकार ने मिलकर के मेस कर दिया। ये सब शायद इस बात पर भरोसा कर रहे थे कि टोटके से कोरोना ठीक हो जाएगा, और टोटके से कोरोना कितना ठीक होता है इसका एक उदाहरण जो है आज ही अखबारों में भी छपा है, वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है कि एक बाबा ने दावा किया था कि वो लोगों को चुम्मा लेकर के जो है कोरोना ठीक कर देंगे। कल बाबा जी की कोरोना से मौत हो गई। ये टोटका करने वालों का हंस रहे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी लाशों को लेकर के, उनके डेड बॉडी को लेकर के भी एक ख़ास तरह की हिकारत देखी जा रही है। मैंने कई डॉक्टरों से पूछा कि क्या कोरोना से मृत व्यक्ति से जो है वो दूसरे व्यक्ति में कोरोना का संक्रमण हो सकता है। ज़्यादातर डॉक्टरों का ये कहना है कि वैसे अगर आप कहें तो उसके शरीर पे अगर ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं तो उनसे संक्रमण तो हो सकता है, लेकिन उसको अगर ठीक से पैक किया गया है, वो छींकने तो नहीं जा रहा है मुर्दा, वो खांसने तो नहीं जा रहा है, तो उड़कर आपके पास नहीं आएगा, उसके बॉडी पे पड़ा हुआ है। तो जो प्रोसीजर है उससे अगर आप उसको बॉडी को ढक दें, पैक कर दें, तो दूसरे लोगों पर कोरोना नहीं फैल सकता है। और ऐसी स्थिति में, और ये ढकने का काम जो है ये सिर्फ प्लास्टिक के बैग में होता है जिसमें सब कुछ अंदर चला जाता है। उसका एक तरीका है। कुछ बहुत सारे लोग ट्रेंड हैं और नहीं है तो कुछ और लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो चाहे मौत घर में हुई हो किसी की कोरोना से या मौत हॉस्पिटल में हुई हो, उसको सम्मानजनक ढंग से अंतिम यात्रा पर भेजना एक नैतिक जिम्मेदारी है। और ये नैतिक जिम्मेदारी तभी पूरी हो सकती है जब लोगों को ये बात बताई जाए, समझाई जाए।
लोगों को इस तरह के वीडियो दिखाए गए कि उत्तर प्रदेश का एक वीडियो, उसमें एक बॉडी को जो है वो कूड़ा फेंकने वाले ट्रक में लाद करके ले जाया गया। एक और कोलकाता का वीडियो जिसमें एक परिवार के 3-4 लोगों को घसीट करके एम्बुलेंस में भरा जा रहा था। मानवता खत्म हो गई है क्या? मानवीयता बची ही नहीं है क्या? क्या हम अपने जो मृत साथी दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, हमारे बीच के ही लोग थे, वो उनको उनका अंतिम सम्मान भी नहीं दे सकते? कहाँ तो ये देश जो है गाजे बाजे के साथ लोगों को शमशान तक ले जाता था, और कहाँ इतना डरा हुआ है। डरने की जगह ये जो समझने की ज़रूरत है कि उसको कैसे पैक किया जाए, उसको निश्चित तौर पे सुरक्षित पैक करें। मैंने डॉक्टरों से पूछा, उनका कहना है कुछ डॉक्टरों का कि प्लास्टिक के जो शीट आते हैं उसमें अगर सावधानी से पैक कर दिया जाए तो उससे संक्रमण नहीं फैलेगा। बहरहाल मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टरों से या जो टेक्नीशियन है उनसे पूछ कर इस पर सलाह लीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को ट्रेन किया जा सकता है 1 दिन के अंदर, जो जाकर अगर डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करना है तो सम्मान के साथ कर दें। चलिए, 2 अच्छी बातें हुई हैं। पहली बात तो ये कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में दखल देना शुरू किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को नोटिस दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो ख़ास तौर पे जानना चाहते हैं, कोर्ट ये जानना चाहती है कि ये जो इंतज़ाम होने चाहिए थे वो कितने हुए हैं। हो सकता है कि सरकार इसी दबाव में कुछ इंतज़ाम करे। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो प्राइवेट अस्पतालों को छूट दे दी है कि वो जांच कर सकते हैं, उससे भी बड़ी राहत मिलेगी। अभी चाहे हम जो भी बात करें, लेकिन देश में करीब 70% इलाज जो है प्राइवेट अस्पतालों में होता है, 30% के करीब ही सरकारी अस्पतालों में रह गया है। तो हम प्राइवेट अस्पताल को इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये कह के कि प्राइवेट अस्पताल में बहुत महंगा है, बहुत महंगे होते हैं, हम उनके ऊपर लांछन नहीं लगा सकते। सरकार को रेट तय करना चाहिए और कर दे। वैसे मैंने देखा कि अब बहुत सारे अस्पतालों ने बहुत रिजनेबल ढंग से रेट तय करना शुरू किया है, और जो पहले 1-2 अस्पतालों ने मनमानी की शुरुआत की थी उसमें एक स्वयं ही अंकुश लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छी बात है। कई अस्पतालों का रेट लिस्ट मैंने देखा जिसमें कि उन्होंने करीब करीब वाजिब ढंग से चीज़ों को करने की कोशिश की है, कीमत जो है वो लगाई है। तो ये भी एक अच्छी बात है, और हमें प्राइवेट अस्पतालों को और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना होगा। वहाँ भी एक्सपर्ट है, वहाँ भी बीमारी को समझने वाले लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस, अनुभव है, वो भी काम कर सकते हैं। वरना ये थोड़े से लोग जो सरकारी अस्पताल में हैं और थोड़े से लोग जो प्राइवेट अस्पतालों में अभी सक्रिय हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, वो थक जाएंगे। और कोरोना अभी थकने वाला नहीं है। अभी से लेकर करीब करीब 6 महीने तक या उससे भी ज़्यादा, जब तक हम हर्ड इम्यूनिटी नहीं प्राप्त करते तब तक ये हमारा पीछा करता रहेगा। तो बस इसी के साथ आज के एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप satyhindi.com पर लॉगिन करके अपनी राय लिख सकते हैं। अनुरोध सिर्फ इतना है कि शालीन भाषा लिखें। अश्लील भाषा लिखने से, गाली गलौज करने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता और आप बड़े नहीं हो जाते। आपकी मर्यादा, आपका मान सम्मान गिरता ही है। फिर भी आपकी इच्छा है, हमें कुछ नहीं कहना है। आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सत्य हिंदी से और भी करीब से जुड़ना चाहते हैं तो satyhindi.com पर या इस वीडियो के बाद जो है एक आपको बटन मिलेगा डिस्क्रिप्शन का, उसको अगर आप दबाएंगे तो आप वो हम बताएंगे कि आप satyhindi.com से किस तरह से और करीब से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।